दीपिका पादुकोण लाइफ में डाउन फील करती हैं या एंजाइटी से गो थ्रू करती हैं, अच्छा, तो वो क्लीनिंग या डीक्लटरिंग की जो थेरेपी है वो उनको काफ़ी मेंटल पीस देती है। खालीपन मैं महसूस करती थी। आई डिडंट फील लाइक लिविंग एनीमोर। मैं बार बार रो पड़ती थी और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मेरे मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे रोने का जो अंदाज था वो कुछ अलग था। इस बार मैं बीमार थी। आफ्टर दैट बहुत महीनों के बाद मैं ठीक हुई। आप एग्जैक्टली करते क्या हो? मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि वो डिसीजन लें कि उनके घरों में, ऑफिसेज में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड हैं, हाँ। जो हमने ज़बरदस्ती रखी हुई है। मे बी हमने किसी दूसरे को खुश करने के लिए वो चीज़ें रखी हैं, बट क्या एक्चुअल में हमें लाइफ में उन चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये डिसीजन लेते हैं और जब वो खुद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए क्लटर है, वो उसको लेट गो करते हैं और उसके बाद वो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनका एनवायरनमेंट उनकी ग्रोथ, उनकी सक्सेस में उनको सपोर्ट करे। पहले डीक्लटरिंग करिए और ऑर्गेनाइजिंग फिर करिए। एग्जैक्टली वो ही मैं करवाती हूँ। वन ऑफ आवर क्लाइंट एक्चुअली अपने फादर मदर दोनों को लूज़ कर चुके थे, वो दोनों इस दुनिया में नहीं थे और उन्होंने अपनी मदर की एक एक छोटी से छोटी चीज़ रखी हुई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता था कि इन चीज़ों से मुझे उनका एहसास होता है और वो दे नहीं पा रहे थे किसी को। लेकिन जब हमने उनको कॉनमारी मेथड का जो एग्जैक्ट फ्लो और सिस्टम है वो गो थ्रू कराया, तो उन्होंने खुद से विलिंगली अपनी मदर की सारी चीज़ें जो है डिसाइड किया कि मैं इन चीज़ों को डोनेट करूँगा। वो चीज़ें मेरी मदर की मेरी कबर्ड में रखे रखे ख़राब हो जाएं, वोर्न आउट हो जाएं, उससे बेहतर मैं उनको किसी और को दूं तो शायद वो हैप्पीनेस, वो जॉय दूसरे इंसान को मिलेगा। जेनिफर गार्नर का नाम तो आप सबने सुना होगा। हाँ। थोड़े टाइम पहले एक बहुत ही रफ पैच ऑफ लाइफ से गुजरी जहाँ पर वो एक डिवोर्स के थ्रू गई और इन्होंने बहुत ओपनली सोशल मीडिया पे शेयर किया कि Looking back on that, I really feel the stress of it. I could cry talking about it. After 10 years of marriage, the A-list power couple, who have 3 children together, announced their separation in 2015. किस तरह से डीक्लटर और ऑर्गेनाइज जैसे ही उन्होंने अपनी जंक ड्रॉर्स और क्लोजेट को किया, यूजिंग द कॉनमारी मेथड, उनकी एंजाइटी, उनका स्लीप पैटर्न और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। क्लटर की वजह से कपल्स में डिफरेंसेस या डिस्टेंसेस होना स्टार्ट हो जाता है। कल्चर ही ऐसा है, उसकी ही जिम्मेदारी है कि घर प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। वो बेचारी हफ्ते का एक दिन अगर वर्किंग है तो वीकेंड निकाल रही है, पूरा कर रही है, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद हर एक चीज़ वापस वैसे ही हो गई, तो फिर अब ब्लेम गेम शुरू हो गए और ये कि भाई ये तुमने यहाँ पे नहीं रखा, ये तुमने गीला तौलिया यहाँ डाल दिया ये चीज़ यहाँ पे रखने की जगह थी, अपनी जगह पे वापस नहीं आई, ये चीज़ मिल नहीं रही। तुम्हारी कमीज है ना? हाँ। लेकिन तुमने इसे उतार कर सोफे पे रख दिया। आज मैंने अभी जमीन पहुंची, ये क्या है? कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बड़ा और अगली टर्न ले लेती हैं। अल्टीमेटली ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। क्लटर मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली नहीं किया तो पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे। आज का पॉडकास्ट है रचना कक्कर मैम के साथ में, जो एक डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्सपर्ट है। ये सुन के ही आपको बहुत ताज्जुब हुआ होगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, बट ये होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव वे है आपके घर को, आपके रिलेशनशिप को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, स्लीप पैटर्न्स को अच्छी तरह से इम्प्रूव करने के लिए। तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। जेनिफर गार्नर, इनका नाम तो आप सबने सुना होगा। हाँ। और इन्होंने बहुत ओपनली सोशल मीडिया पे शेयर किया कि किस तरह से डीक्लटर और ऑर्गेनाइज जैसे ही उन्होंने अपनी जंक ड्रॉर्स और क्लोजेट को किया, यूजिंग द कॉनमारी मेथड, उनकी एंजाइटी, उनका स्लीप पैटर्न और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। राइट। सो जेनिफर गार्नर जो है थोड़े टाइम पहले एक बहुत ही रफ पैच ऑफ लाइफ से गुजरी जहाँ पर वो एक डिवोर्स के थ्रू गई। हाँ। और उनकी क्लोजेट बहुत बिखरी हुई थी, उनका ड्रॉर्स जो था वो बिल्कुल जंक ड्रॉर, यानी कि बहुत कुछ कबाड़ उसमें भर के रख गया दिया था। हाँ। तो उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कॉनमारी मेथड के बारे में सुना और उनको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस मेथड को अपनाऊं और देखूं कि
एक ड्रॉर या क्लोजेट को संवारने से क्या मेरी लाइफ संवर सकती है क्या? क्योंकि एक रफ पैच के बाद एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा और डिवोर्स के बाद तो स्पेशली मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और बीइंग अ सेलिब्रिटी उनको तो बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत सफ़र करना पड़ता है, इतने सारे मीडिया के मीडिया आर्टिकल्स और ये सारा आ रहा होता है। तो उन्होंने जो है कॉनमारी मेथड को अप्लाई करा। उन्होंने जैसे जैसे जंक ड्रॉर्स को, क्लोजेट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे अनवांटेड चीज़ों को लेट गो कर रही थी, उनको बहुत लाइट फील हो रहा था। और ग्रेजुअली जब उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया तो उनको एक अलग ही लेवल की मेंटल पीस मिली और उस रात उनको बहुत अच्छी नींद आई। तो ये थी स्टोरी जेनिफर गार्नर की। हाँ, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी ना, कि एक डीक्लटरिंग करने की वजह से, घर को क्लीन करने की वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर। इसी तरह एक और स्टोरी आपको बताती हूँ, आपको सुनकर काफ़ी इमोशनल फील होगा। तो एक लेडी की स्टोरी है जो विडो हो गई थी लगभग 2 साल पहले, और उन्होंने मैरी कोंडो को अपने वहाँ पे बुलाया। उन्होंने कहा कि और उन्होंने अपने हस्बैंड की बहुत सारी पुरानी चीज़ों को, यादों को सब जमा करके रखा था, उनके कपड़े, उनकी बुक्स, हर एक आइटम को। क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि अगर कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो हम उनकी चीज़ें भी जनरली हटा देते हैं, बट वो नहीं हटा पा रही थी। उनको वो सारी चीज़ें रखने से अपनी हस्बैंड की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत सारा बोझ भी था, हैवीनेस थी। उन्होंने कॉनमारी को बुलाया, उन्होंने मैरी कोंडो को बुलाया। मैरी कोंडो ने कॉनमारी मेथड का यूज़ करके उनको ग्रेजुअली एक एक चीज़ लेट गो करने में, डीक्लटर करने में हेल्प करा। और ऐसा नहीं था कि चीज़ें रैंडमली फेंक दी, उनको एक एक चीज़ को हाथ में लेकर और उनसे वो डिसीजन करवाया कि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को अपनी हस्बैंड के साथ जो मेमोरीज़ थी उनको चेरिश करें, याद करें, और साथ ही साथ थैंक यू बोलकर धीरे धीरे उन चीज़ों को लेट गो करें, गुड बाय करें। और जैसे ही वो लेडी ने लेट गो करा, इस प्रोसेस के दौरान वो बहुत इमोशनल हो गई, वो फूट के रोने लग गई। तो कहीं ना कहीं एक जो अंदर इमोशंस स्टक रहते हैं वो एक आउटबस्ट हुआ। बट उस आउटबस्ट के बाद उनको इतना लाइट फील हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करी। तो कहीं ना कहीं जो वो पुरानी पास्ट लाइफ में अटकी हुई थी, उन्होंने उस लाइफ को भी लेट गो करा, बाय बाय बोला, और वो ग्रेजुअली अपनी लाइफ में आगे बढ़ी विद द फ्लो ऑफ लाइफ और एक नए सिरे से। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करा कि किसी के जाने से ज़िंदगी वहीं अटक नहीं जाती है। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट एंड वी हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। हमारे साथ में भी एक ऐसे ही वाक़या हुआ था। हमने एक पपी लाया था घर के ऊपर, बीगल, और अपेरेंटली वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ हमारे साथ में था। एंड उसको पार्वो वायरस हो गया था। तो पार्वो वायरस होने के बाद में विदिन 3 days वी लॉस्ट हिम। एंड उसके बाद में उसके बहुत सारे खिलौने, टॉयज सब घर में थे। तो वो घर में देखने के बाद में जब भी मैं और ये अनु देखते थे, बच्चे देखते थे ना, तो हमें बहुत सैड फील होता था। हमको ऐसा लगता था कि वी लॉस्ट द मेन पर्सन ऑफ आवर फैमिली, बिकॉज हम बहुत प्यार करने लग गए थे। 2 महीने में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ में। फिर एक दिन ऐसा आया जहाँ पर अनु ने और मैंने डिसाइड किया कि ये जो सारी चीज़ें हमने उसके लिए लाई, हमने उसका फ़ोटो लगाया था, तो ये सारी चीज़ें ना हम देख के हमें खुशी नहीं मिल रही है, हमें ना एक्चुअली उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, और हर बार हम सैड फील कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल दीज थिंग्स। फिर मैंने अविनाश जो मेरा कलीग है उसके पास में ये सारी चीज़ें दी और उसको मैंने कहा कि यार इन सारी चीज़ों को डंप कर दे। तो जब से हमने उनको डंप किया ना, वो उसकी जो यादें हैं, वो यादें तो हैं हमारे पास में, एंड वी फील गुड अबाउट इट। मेमोरीज़ की वजह से हमें चेहरे पे स्माइल आती है, बट सैड फील नहीं होता है अभी कि ऐसा कुछ था। तो ये भी डीक्लटरिंग का ही एक पार्ट है जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ आपसे कि ऐसा भी रियलिटी में लाइफ में होता है ना। एब्सोल्युटली, बहुत ही चेंज है इसकी वजह से आता है। बट आम इंसान को तो ये कंसेप्ट ही पता नहीं है। तो और एक स्टोरी थी आपकी, आप मुझे बताने वाले थे। हम सेलिब्रिटीज़ और रेनाउंड लोगों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर वो लोग किसी चीज़ पे, कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है।
दीपिका पादुकोण को हम सब जानते हैं और वो एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से ऑलरेडी गो थ्रू कर चुकी हैं और वो बहुत ओपनली इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं। मतलब वो कभी हेजिटेट नहीं करती इन सारी चीज़ों पे जो वो गो थ्रू कर चुकी हैं। और बहुत सारी जगह पे ये हाईलाइट किया गया है कि जब भी वो इस फेज़ के थ्रू गुज़रती हैं या फिर कभी भी लाइफ में डाउन फील करती हैं या एंजाइटी से गो थ्रू करती हैं, तो वो क्लीनिंग या डीक्लटरिंग की जो थेरेपी है वो उनको काफ़ी मेंटल पीस देती है। वो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। जब भी उनको ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हैं, वो या तो अपनी क्लोजेट या घर का कोई और कोना उठा लेती हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हैं। शी सेज शी फाइंड्स इट वेरी वेरी थेरेपेटिक और उनको एक थेरेपी मिलती है जिससे उनको काफ़ी मेंटल पीस मिलता है। हाँ, ये दीपिका पादुकोण की स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी। तूने मुझे हाईलाइट करके बताया था ना? मैंने हाईलाइट करके बताया था। और एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे कभी कभी मूड बहुत ज़्यादा लो फील करते, मूड ऑफ होता है, हमेशा चिड़चिड़ होती है, तो उस टाइम पे अगर घर हम क्लीनिंग कर देते ना, थोड़ा सा जाला वाला निकाल दे, अच्छी बेडशीट डाल दे, डस्टिंग कर दे, तो अच्छा फील होता है। शायद ये भी इसी का पार्ट होगा। यस, बिल्कुल। अच्छा क्यों फील होता है? क्योंकि कभी भी अनवांटेड चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ से, अपने एनवायरनमेंट से गो थ्रू कर लेट गो कर देते हो, तो आपको जो है एक एड्रेनल रश होता है बॉडी में, फील पीस मिलता है और वो आपको मेंटली पीस देता है, आपको अच्छा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपके माइंड में हलचल है या माइंड में उथल पुथल है, वो आपके एनवायरनमेंट में भी दिखेगी। हाँ, वो कहा जाता है ना कि इंडिपेंडेंट लड़की, उसको अगर स्ट्रेस उसका निकालना है तो घर के छोटे छोटे काम करती है। एग्जाम्पल, चाय बना ली, घर के अंदर के ड्रॉवर्स क्लीन कर लिए, बेडशीट्स ठीक से कर ली, घर में अगर कुछ क्लीनिंग करनी है तो वो क्लीनिंग कर ली, डेस्क जो है वो क्लीन कर लिया। वो क्लीन करने के बाद में उसका स्ट्रेस है ना पूरा का पूरा निकल जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट लड़की हमेशा देखा गया कि ये करती है एक्टिविटी। तो हैट्स ऑफ टू दोज इंडिपेंडेंट गर्ल्स। लेकिन मेरा ये कहना है कि लड़कियां करती है ये चीज़ें, लड़कों ने भी करनी चाहिए, तो शायद उनको भी मेंटल पीस मिले। हाँ, करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए क्लोजेट्स को क्लीन करने के लिए। तो वुमेन्स ही करते रहते हैं कि घर पे हाँ ठीक है करना है, लड़कियां ऑफिस में करती है, घर पे करती है, सब करती है, बट लड़कों ने, मेंस ने भी ये चीज़ें करनी चाहिए, तो उन्हें भी अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है, मे बी स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है। राइट। चौथी स्टोरी थी मैम आपकी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। चौथी स्टोरी एक्चुअली किसी सेलिब्रिटी की नहीं, बट एक आम आदमी की ही है, मतलब वन ऑफ आवर क्लाइंट, जो एक्चुअली अपने फादर मदर दोनों को लूज़ कर चुके थे। वो दोनों इस दुनिया में नहीं थे और उन्होंने अपनी मदर की एक एक छोटी से छोटी चीज़ रखी हुई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता था कि इन चीज़ों से मुझे उनका एहसास होता है और वो दे नहीं पा रहे थे किसी को। लेकिन जब हमने उनको कॉनमारी मेथड का जो एग्जैक्ट फ्लो और सिस्टम है वो गो थ्रू कराया, तो उन्होंने खुद से विलिंगली अपनी मदर की सारी चीज़ें जो है डिसाइड किया कि मैं इन चीज़ों को डोनेट करूँगा। वो चीज़ें शायद मेरी मदर की मेरी कबर्ड में रखे रखे ख़राब हो जाएं, वोर्न आउट हो जाएं, उससे बेहतर मैं उनको किसी और को दूं तो शायद वो हैप्पीनेस, वो जॉय दूसरे इंसान को मिलेगा। और उन्होंने खुद से अपना डिसीजन लेकर वो सारी चीज़ें डोनेट की। उन्होंने खाली 4 या 5 चेरिश्ड मेमोरी आइटम रखे थे, बाकी उन्होंने सारे लेट गो करे। और उसके बाद उनको इतना लाइट फील हो रहा था, उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनकी मदर अभी भी उनके पास हैं। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि खाली मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम लोगों की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, बट अगर उनको हमें फील करना है तो अच्छी यादें और अच्छी मेमोरीज ही काफ़ी हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए। सो ट्रू ना, गूज़बम्स आ गए मुझे। मैंने भी मतलब इन चीज़ों को बहुत से लोगों को स्टक होते हुए देखा है, बट मुश्किल होता है चीज़ों से और अपना। बट ये जो कॉनमारी मेथड के बारे में आप बात कर रहे थे, ये 4 स्टोरीज आपने बताई, बहुत ही वंडरफुल स्टोरीज है एकदम। बट आप एग्जैक्टली करते क्या हो, आपने क्या किया है और इंडिया में आप ये पूरे मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो? तो मैं बेसिकली अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलो, बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, तो मैं लोगों को हेल्प करती हूँ
कि वो डिसीजन लें कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट में यानी उनकी स्पेसेस में, घरों में, ऑफिसेज में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड हैं, हाँ। जो हमने ज़बरदस्ती रखी हुई है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। मे बी हमने आउट ऑफ ऑब्लिगेशन रखी हुई है, मे बी हमने किसी दूसरे को खुश करने के लिए वो चीज़ें रखी हैं, बट क्या एक्चुअल में हमें लाइफ में उन चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये डिसीजन लेते हैं और जब वो खुद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए क्लटर है, अनवांटेड है, वो उसको लेट गो करते हैं और उसके बाद वो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनका एनवायरनमेंट उनकी ग्रोथ, उनकी सक्सेस में उनको सपोर्ट करे। सिंपल टर्मिनोलॉजी में इसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, लेकिन डी क्लटरिंग यानी कि क्लटर को रिमूव किए बिना अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो हम लोग बोलते हैं ये एक ऑक्सीमोरॉन है, इट इज़ जस्ट लाइक रीऑर्गेनाइजिंग योर क्लटर। तो पहले डी क्लटरिंग करिए और ऑर्गेनाइजिंग फिर करिए। एग्जैक्टली वो ही मैं इंडियन होम्स और इंडियन फैमिलीज़ को करवाती हूँ। बट ये कंसेप्ट फिर आपने कैसे सीखा? थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि मुझसे ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, बट आपने सोचा कैसे कि ये करना है और क्या करना है? तो मेरी इसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी मदर को देना चाहूँगी। तो मैं एक शहर है, नवाबों का शहर लखनऊ, उसको बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर जनरली बॉम्बे की तरह फ्लैट सिस्टम नहीं होता है, अभी भी रो हाउसेस और बंगलोज बड़े बड़े हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स का घर है वो अच्छा खासा 2500 स्क्वायर फीट का बड़ा डबल स्टोरी बंगलो सेटअप है। तो एक बार कोविड के पहले की बात है कि मेरा भाई और मैं दोनों वहाँ मदर फादर के वहाँ वेकेशन के लिए गए हुए थे हम लोग। और वेकेशन के टाइम जो है हम अपनी मदर का देख रहे थे कि इनके पास तो जगह ही नहीं है घर में। अच्छा। इन्होंने हमारी बचपन से लेके अभी तक सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम उनको ऐसे लेक्चर देने लग गए, बताने लग गए कि मम्मी आप ये सब चीज़ें क्यों रखी हुई हैं आपने, मतलब अब इसका क्या रेलेवेंस है, आप इसको लेट गो करिए, हटाइए, क्योंकि इतनी जगह है लेकिन आपने सब जगह पूरी भर रखी है। तो मेरी जो मदर थी वो काफ़ी चिढ़ गई। अच्छा। वो कहने लगी कि तुम लोग साल में 1 या 2 बार आते हो 5-6 दिन के लिए और फिर मुझे लेक्चर देते हो और चले जाते हो। ऐसा करो, एक काम करो, मेरे साथ रहो और मुझे ये प्रोसेस करने में हेल्प करो। तो वहाँ से ही मेरे दिमाग में आया कि मेरी मदर जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको लेट गो करना है, जिनको डी क्लटरिंग करनी है, बट उनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, या करते भी हैं तो वो बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं और उनको किसी की मदद चाहिए। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि जहाँ मैं उनको इस चीज़ में मदद करूँ? तो मैंने थोड़ा रिसर्च करनी शुरू की और जब मैंने रिसर्च की तो मैंने फाइंड आउट किया कि अरे इंडिया के बाहर तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अच्छा। यानी कि लोग पूरा करियर चूज़ कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र, लोगों को अपना घर और ऑफिसेस सेट करने में और ऑर्गेनाइज करने में। तो मैंने कहा कि फिर इतनी अच्छी चीज़ है तो मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा एक्सपर्टीज़ लेके आऊँ भाई पहले। तो क्या कर सकती हूँ? तो मैंने फाइंड आउट किया कि एक लेडी है जिनका नाम है मैरी कोंडो, जो एक जापानीज़ हैं और वो ये मेथड सिखाती हैं और उनका मेथड वर्ल्ड रेनाउंड है। उनकी एक किताब है जिसको कहा जाता है लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। इस तरह से आप टाइडी करके जो है अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो बस मैंने रिसर्च की और मैंने कहा कि बस शी इज़ द वन, मुझे इनसे ही सीखना है। तो मैंने उनकी वर्कशॉप होने वाली थी कोविड के पहले लंदन में, उसके लिए रजिस्टर किया, बट अनफॉर्चुनेटली उस समय कोविड हो गया, फिर मैं जा नहीं पाई। फिर उन्होंने इस सर्टिफिकेशन को ऑनलाइन कंडक्ट किया और मैंने वहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करी। और उनका जो फर्स्ट बैच हुआ था ऑनलाइन, मैंने उसमें जो है अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया इस फील्ड में। और इंडिया में आप अकेले हो ना अभी की सिचुएशन में? नहीं, हैं। जब मैंने शुरू किया था तो 1 या 2 लोग थे। अब धीरे धीरे और लोग भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। बट हाँ, अगर आप बोलेंगे कि प्लैटिनम कंसल्टेंट का जो सर्टिफिकेशन है तो वो गिने चुने कुछ ही लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड जो ये चीज़ कर रहे हैं। इंडिया में नंबर और भी बहुत कम है। अच्छा। और आप सबसे पहले थे लेकिन इंडिया में? हाँ, सेकंड
सेकंड थे अच्छा, आप। ये कितने साल पुरानी बात होगी? ये लग कोविड के आसपास की बात है। 2021 हाँ हाँ और तब से आप ये अभी तक कर रहे हो? Yes. मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स हो गए। 5 years हो गए। अब ये डीक्लटरिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या प्रोसेस होता है? सो देखिए, सिंपल प्रोसेस होता है जहाँ पर हम क्लाइंट को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करवाते हैं। तो सबसे पहले जो घर की चीज़ें होती हैं उसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है, हाँ, जिसमें हो गए क्लोथ्स, बुक्स, ओके, पेपर्स, कुमोनो यानी कि मिसलीनियस आइटम्स, जापानीज वर्ड है कुमोनो, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है मिसलीनियस आइटम्स, और लास्ट होता है सेंटिमेंटल आइटम। ओके, तो हम एग्जैक्टली इस ही ऑर्डर में जाते हैं और लोगों को एक एक आइटम को उनके नज़रों के पूरा सामने रख देते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि यू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ इट, पहाड़। जैसे अब कपड़े अगर हम कर रहे हैं तो हम उसके घर के जितने भी उसके कपड़े हैं उसको पूरा का पूरा उसकी आंखों के सामने रख देंगे, एक पहाड़ जैसा बनाकर। ये एक बहुत एम्पावरिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है अपने उनके जो 80% कपड़े होते हैं उसमें से वो 20% ही पहनते हैं। हाँ, तो जब वो पूरे के पूरे कैटेगरी का आइटम उनकी आंखों के सामने आता है तो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मेरे पास इतना है, मैं इतने में से इतना ही सा यूज़ कर रहा हूँ। और वो प्रोसेस बहुत एम्पावरिंग होता है। तो सबसे पहले वो करते हैं, फिर हम उनको एक एक आइटम उनके हाथ में ले के बोलते हैं कि आप एक एक आइटम को गो थ्रू करिए। तो जब आप एक एक आइटम को हाथ में लेते हैं और हम उनको ये पूछते हैं कि अब आप बताइए कि ये आपके लिए जॉय स्पार्क कर रहा है कि नहीं, यानी कि Okay. खुशी दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है ना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर जब ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने आप से, तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। हाँ, क्या मेरे लिए ये आज रेलेवेंट है कि नहीं, मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ कि नहीं। लेडीज़ के संग बहुत होता है, मैं रखूँगी, मैं तब पहनूंगी जब मैं पतली हो जाऊँगी। बट इस प्रोसेस के थ्रू आप वो क्वेश्चन खुद से पूछते हो। यू आर सेल्फ क्वेश्चनिंग योर ओन सेल्फ। और जब आप खुद को वो क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो वो अगेन एक बहुत ही एम्पावरिंग प्रोसेस हो जाता है। और फिर आपकी कहीं ना कहीं बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जो आपकी बॉडी की सेल्स होती है वो रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोई आइटम आपको बहुत पसंद है ना, आप बिना रुके चुटकियों में बोल दोगे कि अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, और अगर कोई चीज़ महंगी से महंगी है मगर आपको वो नहीं पसंद है, अगेन आपकी बॉडी की एनर्जी डिप हो जाती है, आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से हम उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए आज के दिन में रेलेवेंट है, क्या चीज़ उनके लिए जॉय लेके आ रही है और क्या चीज़ नहीं लेके आ रही। उस तरह से सेग्रीगेट करके और फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इस वे में कि वो उनके लिए बहुत ही फंक्शनल हो, यानी कि यूज़ करने में बहुत इजी हो। क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही यूज़ होती है ज़्यादा, और वही आपके माइंड को याद रहती है। आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, राइट। तो अगर कोई आइटम आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो और वो आपके विद इन द रीच नहीं है या वो आपको दिख नहीं रहा है, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाएंगे। हाँ, तो एग्जैक्टली ये पूरा प्रोसेस करके हम उनके घर को बहुत फंक्शनल बनाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने कैटेगरी वाइज बताया कि 5 सेगमेंट 5 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि हम लोग इंडियंस जो है ना, हर आइटम से बहुत इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। तो हर एक चीज़ की एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। Yes. मगर जब आप इस कैटेगरी वाइज ऑर्डर में जा रहे होते हैं तो आप धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग के मोड में आ जाते हैं। आपका माइंड ओपन अप हो जाता है डिसीजंस लेने के लिए, और हर कैटेगरी का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे सबसे पहले क्लोथ्स सबसे आसान होता है डिसीजन लेना, बुक्स और डिफ़िकल्ट होती है, फिर पेपर्स डॉक्यूमेंट और डिफ़िकल्ट होते हैं, किचन के आइटम उससे भी डिफ़िकल्ट होते हैं, और सबसे लास्ट में हम इमोशनल आइटम्स करते हैं क्योंकि वो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जब तक आप इमोशनल आइटम्स तक पहुंचते हो, आपका दिमाग खुल चुका होता है, आप वो एक डिसीजन मेकिंग के फ्लो में आ जाते हो, और वहीं पर
जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम बोलते हैं कि एक चेंज दिखता है, वो एग्जैक्टली वहाँ से ही उस चेंज की शुरुआत होती है। सुपर्ब कंसेप्ट है, बहुत ही यूनिक और सुपर्ब कंसेप्ट है। मुझे ऐसा फील हो रहा है हमने हमारे घर में भी इसको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज 100% बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उससे। और जो सेंटिमेंटल चीज़ें मैम ने कही ना, वो कुछ मतलब जब मैम कह रहे थे रखते ही ऑलमोस्ट बच्चे घर में हैं तो खिलौने ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो होते ही। हाँ, बचपन में फर्स्ट टॉय इसके लिए ये लिया था तो साइड में रख देते। दूसरे वाले बच्चे का हाँ कोई ड्रेस ले लिया छोटे वाले बच्चे के लिए, बड़ा हो गया चल जान बाद में यूज़ कर लेंगे, इसके लिए हम साइड में रख देते। बड़े वाले के नए वाले कपड़े अगर अच्छे हैं और हमें लगता है कि हाँ छोटा वाला भी बड़ा हो रहा है तो उसके लिए हम साइड में रख देते। ये होता है, हर घर में होता है, ये होता है। और इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ जो स्पार्क जॉय का कॉन्सेप्ट है ना, अगेन वो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में जॉय की डेफिनेशन हर दिन बदल रही है। जो चीज़ आपको 4-5 साल पहले खुशी देती थी, जॉय देती थी, वो आज के दिन में नहीं देगी और मे भी बाद में फ्यूचर में भी नहीं देगी। तो अगर ये जॉय चेक आप करते रहते हैं ना, तो आप आज प्रेजेंट में रहना सीखते हैं। और सोचिए अगर इंसान लाइफ में प्रेजेंट में रहना शुरू कर दे, ना कल का सोचे ना आने वाले कल का सोचे, तो आधी तो जीवन की समस्या यही खत्म हो जाएगी। लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो रहेगी, गया लाइफ कितनी ब्यूटीफुल रहेगी। और एक्चुअल में जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, जो पहले थी लेकिन आगे होने वाली ज़रूरत नहीं या फिर अभी भी ज़रूरत नहीं, वो चीज़ अगर ज़रूरतमंद को हम दे दें तो उसके लिए कितना बेनिफिट होगा। और रखते लोग अक्सर पता है क्यों हैं? या तो उनको अटैचमेंट ऑफ पास्ट है, मतलब अननेसेसरी चीज़ें तभी रखते हैं, या फिर उनको फियर ऑफ फ्यूचर है। हाँ कि शायद ये मुझे कल जाके लग गया तो, हाँ या फिर या तो मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट है उसके यस, दो ही चीज़ें तो ऑब्लिगेशन से ही। जैसे आपने कोई ड्रेस खरीदी, स्पेशली लेडीज के साथ बहुत होता है कि सेल लगी है, डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो ले लें। फिर वो महंगी ड्रेस थोड़े कम दाम में मिल गई, आपने खरीद ली, फिर आप घर आके आपने उसको ट्राई किया तो शायद मे बी उसका फिट नहीं अच्छा था, मे बी उसका मटेरियल कंफर्टेबल नहीं था, बट आपने फिर भी रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्यों आपने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो आपको पसंद है, आपने ऑब्लिगेशन में रखा है। और धीरे धीरे वो आपका नेचर बनता जाता है, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन, वो चीज़ों को ना बोलने वाली चीज़ आपके नेचर में भी आ जाएंगी। तो फिर आप लोगों को भी ना नहीं बोल पाओगे। फैंटास्टिक, ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। क्या ये मेरे साथ नहीं होता? इसके बारे में मैं 100% आज रात को सोचूंगा, क्योंकि लोगों को मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये इसका इशू है। मैं लोगों को ना नहीं कह पाता हूँ। कितना भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कभी सामने वाले को ना नहीं बोलेगा, भले कितना भी इशू हो। लोग सामने वाले को नाराज नहीं करना है, उसकी वजह से भले हम नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले को नहीं करना है। तो चलिए आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराते हैं, Okay. सिमुलेशन कराते हैं। हाँ ठीक है, तो आपके साथ और जो भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके साथ एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए। और ये सोचिए कि दिन भर के काम के बाद आप अपने घर वापस जा रहे हैं, और घर में जैसे ही आपने घर का दरवाज़ा खोला, आपने देखा कि चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा है, सोफ़े पे कपड़े, गीला टॉवल पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे सुबह के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, और भी शूज़ वगैरह पूरे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। आपकी जो स्टडी टेबल है उस पे किताबें बिखरी हुई पड़ी हैं, और आपने तो सोचा था कि आप घर आकर रिलैक्स करेंगे। दिन भर बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के कैसा फील हो रहा है आप? बहुत ही वर्स्ट लग रहा है एकदम। तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और अब मुझे बताइए कि आपको क्या थोड़ा बॉडी में एक हैवीनेस फील हो रही है? बहुत ज़्यादा ये सारा जैसे ही आपने आंख बंद कर ऐसा विजुअलाइज किया तो आपको हैवीनेस फील हो रही है? हाँ, सो एग्जैक्टली ये कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, एक्चुअली ऐसा रियल लाइफ में होता है
कि हम घर आते हैं, हम चाहते हैं कि घर एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम दिन भर की थकान निकाल सकें। लेकिन जब घर में आपका सामान बिखरा रहता है, चीज़ें इधर उधर रहती हैं, प्रॉपर जगह पे नहीं हैं, तो फिर आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। जो आप सोच के आए थे कि अरे दिन भर का स्ट्रेसफुल डे है और घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे पूरा स्ट्रेस निकल जाए, वो ये सारी चीज़ों को देख के आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, आप इरिटेट हो जाते हैं। और फीमेल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा भी फील कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा दिख रहा है कि कितनी चीज़ें अनफिनिश्ड, कितनी चीज़ें और हैं उनके टास्क लिस्ट में। और स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन हो, आपको वो सारी एक्टिविटीज़ तो करनी ही करनी है। साथ ही साथ फिर कहीं ना कहीं आप ब्लेम गेम में फंस जाओगे। आप बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालोगे, आप हस्बैंड के ऊपर गुस्सा निकालोगे कि तुमने ये चीज़ जगह पे नहीं रखी, तुमने ये सामान प्रॉपर जगह पे नहीं रखा। और उस वजह से फैमिली में, रिलेशनशिप्स में भी कितने फ्रिक्शन हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, पूरा घर का एनवायरनमेंट स्पॉइल हो रहा है। रियलिटी में होता है। क्लटर की हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन क्लटर सक्सेस को कैसे ब्लॉक करता है वो भी बताइए। तो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और उसमें सक्सेसफुल लोगों के दो ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ बताई गई हैं। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग, हाँ। और नंबर 2 क्लियर फोकस। राइट। जब आपके आसपास बहुत ज़्यादा क्लटर होता है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसको अनफिनिश्ड टास्क की तरह लेता है और आपको एक ब्रेन फॉग हो जाता है जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग लिस्ट में हैं। और ऐसा भी होता है कि आप सुबह सोकर उठे और अगर आपको सुबह सुबह, और ये बहुत कॉमन होता है कि आप 10 मिनट अपनी वार्डरोब के सामने खड़े होकर सोच रहे हो कि आज मैं क्या पहनूं, या मेरी चाबी कहाँ गई। अब आपने दिन की शुरुआत ही डिसीजन फटीक से की। यानी कि मेरा माइंड सुबह उठते ही कंफ्यूज्ड स्टेट में आ गया और मैंने अपनी फोकस पूरी तरह से खो दी। जब आप डीक्लटरिंग करते हो, जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को होन अप कर रहे हो और वहाँ पे ही आपको ब्रेक थ्रूज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अनवांटेड चीज़ों को निकाल कर प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हो कि क्या चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और उन चीज़ों पर डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो, जहाँ से आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग होती हैं और साथ ही साथ आपको क्रिस्टल क्लियर फोकस आता है लाइफ में कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और कैसे करना है। हाँ। फिर क्लटरिंग का इम्पैक्ट इंस्टेंट मेंटल हेल्थ पे कैसे होता है? एक स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं कार्टिजोल। तो एक रिसर्च हुई जहाँ पर उन्होंने 2 लोगों को 2 अलग अलग कमरों में रखा। एक कमरे में बेसिक चीज़ें थी, एनवायरनमेंट काफ़ी खुला था और एयर फ्लो अच्छा था, वो सारी चीज़ें थी। और एक और रूम था जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। तो इंस्टेंटली जो रूम नंबर 2 में पर्सन था जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, इंस्टेंटली उसका ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो गया, बिकॉज कार्टिजोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट। तो उनको रात को नींद नहीं अच्छी आई और उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया। अब आप सोचिए कि अगर आपको रात को नींद नहीं अच्छी आ रही है, स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा और उसका इफ़ेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। सो ये एक प्रूवन रिसर्च है। और अगर आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब आपका एनवायरनमेंट खुला खुला रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ में एनर्जी है, राइट। आप थोड़ा पीछे जाइए और देखिए कि जब हम लोग अपनी नानी दादी के वहाँ रहते थे और पुराने कोई बॉक्सेस या बक्से रहते थे, वो लोग बोलते थे कि इसको ओपन करके एयर कर दो, धूप दिखा लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें स्टक एनर्जी बोल लीजिए आप, या सिंपल साइंटिफिक टर्म्स में बोले तो कोई चीज़ बहुत टाइम से रखी है तो उसमें डस्ट, एलर्जी और बहुत टाइप की फंगस और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो वो एयर आउट करने से एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो भी बढ़ेगा, राइट। और जहाँ वो ब्लॉक हुआ तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स, एंजाइटी
और अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। सो क्लटर मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली नहीं किया तो पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे। हाँ छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, अगर वो चीज़ की जगह प्रॉपर डिसाइड नहीं की, आपको नहीं मालूम वो चीज़ कहाँ पे है घर में, आप वो रख कर भूल गए और जब आपको वो नहीं मिली तो आपने मार्केट से दूसरी चीज़ नई बाय कर ली। नई बाय कर ली। और आजकल तो ये और भी इजी हो गया है, आजकल क्लटर और जल्दी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ों से इंसान ढूंढने का एफर्ट ही बिल्कुल कम लगाना चाहता है। अगर पाँच मिनट में 10 मिनट में कोई चीज़ नहीं मिली तो इमीडिएटली मंगा लेता है और थोड़े टाइम बाद वो डिस्कवर करता है कि अरे ये चीज़ तो ऑलरेडी मेरे पास थी। तो बहुत सारी डुप्लीकेट परचेजेस होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके डॉक्यूमेंट्स, बिल्स अगर आपने कहीं रख दिए, कोई बिल रख दिया, अब आपको याद ही नहीं है कि वो बिल आपको उस पर एक्शन लेना है, आपको वो बिल डिपॉजिट करना है, छूट गया, टैक्स नहीं जमा हुआ टाइम पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं है, और फिर आप उस पर पेनल्टी भर रहे हो। तो ये मतलब प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट हुए कि जो फैमिली अनऑर्गेनाइज्ड होती है उनका ऑलमोस्ट 15,000 रुपये से 45,000 रुपये तक का लॉस होता है, या फिर एक्सपायर्ड आइटम्स। और ये तो बहुत कॉमन मतलब मैंने प्रॉब्लम देखी है कि, और स्पेशली आजकल जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, तो कुक्स और स्टाफ रहते ही है, राइट। और जो चीज़ें अगर आपकी किचन में अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने आइटम्स एक्सपायर होके चले जाते हैं बिकॉज आपने बल्क में लेके आया, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है, तो एक्सपायर हो गए। It's all wastage of money and ultimately it's affecting your finances. Yes, हमारे घर में भी यही सिचुएशन है। बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई जो अभी एक्सपायर्ड है और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता अरे निकाल दो इनको यार, कितने टाइम से रखा हुआ है, बट स्टिल वो निकलती नहीं है जल्दी, बिकॉज ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में तो यूज़ में आ ही जाएंगे। एक्सपायर्ड आइटम तो नहीं होती, बट लेकिन बहुत डंप होता है मैम, ये रियलिटी है। सो मतलब क्योंकि याद ही नहीं रहता, और जब आपको याद आता है, जब आप उसको डिस्कवर करते हो कि ये कहीं से मिली चीज़, तब तक वो या तो एक्सपायर हो चुकी होती है या वो आउटडेटेड हो चुकी है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग नए नए कपड़े खरीद के लेके आते हैं, टैग्स लगे हैं, बच्चों के लिए लेके आए, खुद के लिए लेके आए, जब वो मिला आपको आपकी वार्डरोब में से, तो या तो उसकी साइज छोटी हो गई थी या तो उसको आउट ऑफ फैशन हो गया था। तो अल्टीमेटली इट्स वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जितनी ज़रूरत है पेट को उतना ही खाओ, वैसे ही जितनी लाइफ को ज़रूरत है उतना ही बाइंग करो, उससे ज़्यादा बाइंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में अननेसेसरी ये सब स्टोरेज रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डीक्लटरिंग के लिए इंडियन क्लाइंट्स का रिएक्शन कैसा था जब आपने उनसे फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन किया, या अभी भी आप क्या फेस करते हो? अभी फ्रैंकली बताऊं तो बहुत सारे लोग जब हम क्लाइंट्स हमको अप्रोच करते हैं या हम क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, तो बहुत सारे टाइम तो उनको लगता है कि ये क्या ही नई चीज़ है, ये तो हम खुद भी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। या कई बार क्लाइंट्स डीक्लटरिंग को क्लीनिंग से कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो क्लीनिंग सर्विस, हाउसकीपिंग वाला काम है, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग सर्विसेज ही है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस बताना चाहूँगी कि डीक्लटरिंग और क्लीनिंग में डिफरेंस क्या है। क्लीनिंग अगर आप देखें तो क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल चीज़ों से कॉज हुई है, क्योंकि डस्ट हो रही है, आपके कंट्रोल के बाहर है, एक्सटर्नल फैक्टर से वो चीज़ हो रही है और वो आपके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन जो डीक्लटरिंग का प्रोसेस होता है वो, अगेन मैं बोलती हूँ, वो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशनल और पावरफुल होता है कि कहीं ना कहीं आप खुद को कन्फ्रंट कर रहे हैं, अपने खुद को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज यू आर द वन हु हैज़ क्रिएटेड दैट क्लटर। आपने किया। तो जब आप खुद को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और वही चीज़ जो है ब्रेक थ्रू लेके आती है, वही चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। बट क्या ये डीक्लटरिंग का पूरा प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव है? सो कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली, अगर आप देखें, अगर आप इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें और फिर आप कंपेयर करें कि ओके मैं इतना कॉस्ट स्पेंड कर रहा हूँ डीक्लटरिंग या ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस लेने में, और वही अगर आप उसको कंपेयर करें कि कितना आइटम हमने डुप्लीकेट बाइंग में या डुप्लीकेट उसमें या वेस्टेज में वो करा है, तो वर्सेस दैट, तो अगर आपके घर में एक सिस्टम सेट है
तो आपकी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी एंड इफ़ यू देन कंपेयर द कॉस्ट इन द लॉन्ग रन it's definitely much more cost effective because it will help you save a lot of costing going forward in the future, not just money but lot of resources as well. अभी इस प्रोसेस में आपने ये बताया कि आप एग्जैक्टली गाइड करते हो क्लाइंट को कि क्या क्या चीज़ें घर में नहीं चाहिए, राइट? बट मेरा मेन कंसर्न क्या है पता है मैम, कि हाउसकीपिंग और डीक्लटरिंग दोनों का डिफरेंस तो समझ में आ गया, बट उसके बाद में डू यू ट्रेन दीज क्लाइंट्स कि आगे उन्होंने कैसे मेंटेन करना है उनके घरों को? बिल्कुल. सो जब हम क्लाइंट्स को ये पूरा प्रोसेस करवाते हैं, जो हमने कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन एक स्पेशल वे ऑफ फोल्डिंग होता है, तो वो हम हर एक चीज़ क्लाइंट को पूरे प्रोसेस में इंगेज करते हैं. और आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्लाइंट्स का क्या रिएक्शन होता है, तो इनिशियली जिनको नहीं पता इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो तो ये सोचते हैं कि ये आएंगे और ये हमारे घर से सब चीज़ पिकवा देंगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डिसीजन हमारा नहीं होता है. हम कंसल्टेंट्स हैं, हम आपको खाली फैसिलिटेट करते हैं डिसीजन लेने में, राइट? तो अल्टीमेटली वो डिसीजन आपका ही होता है, आप वो डिसीजन लेते हो और फिर हम आपको वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं. और वो स्टेप्स इतने प्रूवन हैं जहाँ पे हम हर एक चीज़ की लेबलिंग कर रहे हैं, आपको सबकॉन्शियसली एक मैसेज जा रहा है कि इस चीज़ की घर में ये जगह है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वापस वहीं जाती हैं. तो एक सस्टेनेबल सिस्टम सेट हो जाता है, जो मोस्टली 85 to 90% केसेस में क्लाइंट्स उसको मेंटेन कर पाते हैं. तो क्या मेसी बेडरूम्स मॉर्निंग का फटीग का कारण बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली आपका दिन का रूटीन भी अच्छा नहीं होगा. और अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को नींद नहीं आती रात में, राइट? और बहुत सारे रिसर्चेस में कहा भी गया है कि एक हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप इम्पॉर्टेंट है. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो जब हम डीप स्लीप में होते हैं उस टाइम पर ही हमको प्रॉपर रिलैक्सेशन होती है, राइट? मगर अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्लटर है तो हमारा जो प्रिमिटिव माइंड है वो उस क्लटर को लाइक अ डेंजर ट्रीट करता है, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट में खतरा है. तो जब खतरा है तो हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है, यानी कि खतरा है तो वो रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है. रिलैक्स नहीं हो पा रहा तो आपको प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही, प्रॉपर स्लीप नहीं आ पा रही तो आपको और बहुत सारी बीमारियां आगे जाकर लगने के चांसेस है. सो इसलिए आपके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. और स्पेशली अगर आप बेडरूम की बात करें तो बेडरूम हैज़ टू बी अ प्लेस जहाँ पर हर एक चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि आपकी स्लीप जो है प्रॉपर और स्टेबल स्लीप आए. लेकिन बेडरूम ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग कबर्ड के ऊपर कबर्ड्स बेडरूम में डाल देते हैं, पूरी पूरी दीवारें कबर्ड से भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी उस कबर्ड में भी अंदर एक्स्ट्रा सामान होता ही होता है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो इंडियंस होम्स में ये बहुत सारे टाइम होता है और कि जैसे कोई गेस्ट आ रहा है तो कहा सर वो ऊपर सब साफ कर दो, अच्छे से वो कर दो और बाकी का पूरा क्लटर उठाकर अंदर डाल दो. बट कोई कबर्ड खोल के थोड़ी कोई कबर्ड खोल के देखने नहीं वाला है. बट आप वार्डरोब को या आप घर को दूसरे से ज़्यादा खुद के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर आपकी वार्डरोब वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आप वो सुबह खड़े होकर अपने वार्डरोब के आगे जो कन्फ्यूजन के स्टेट में आते हो कि मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आते हो और आप अपने डे की एक अच्छी शुरुआत करते हो, तो पूरा डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहता है. उसका फ़ायदा होता है और उसका फ़ायदा आपको मिलता है. तो अगर आप लेट्स से एक CEO लेवल पोजीशन पर हैं या कि सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पर हैं, आपको बहुत लाइफ में आपको दिन भर में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं. व्हाई वुड यू वांट टू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन सच पिटी डिसीजंस ऑफ योर लाइफ कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूं और ये कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पे. डीक्लटरिंग करने के बाद में स्लीप कितना इम्प्रूव होता है? सो डीक्लटरिंग करने के बाद जो है स्लीप ऑलमोस्ट 40% तक इम्प्रूव होता है. कैसे, लेकिन एग्जांपल बताइए. हाँ, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. सो बेसिकली
जो इंसान होता है ना, जब वो डीप स्लीप में होता है, जिसको हम रैम बोलते हैं, तो वो ही स्टेट ऐसा होता है जहाँ पर मेमोरीज बनती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मेमोरीज जाकर आप उसको बोल सकते हो जैसे कि सपने देखते हैं हम। हाँ, सपने देखते हैं, और मेमोरीज आपके होती है। ये मेमोरीज इंसिडेंट्स स्टोर होती है। जिस तरह से एक हार्ड डिस्क पे चीज़ें स्टोर होती है, उस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर होती हैं। अब अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, बेडरूम में क्लटर है, तो आप रेम स्लीप में, डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते हो। तो जब आप जा ही नहीं पाते, वो प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर वो प्रोसेस प्रॉपर हो रहा है, एक अनक्लटर्ड बेडरूम में आप हो और वो प्रोसेस प्रॉपर हो रहा है, तो उससे आपकी स्लीप बेटर होती है, उससे आपका फोकस इंक्रीज होता है, और आपकी बॉडी में जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो रिलीज होता है। ये अनक्लटर्ड बेडरूम और क्लटर्ड बेडरूम में डेफिनेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो बताइए। देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। हाँ। क्या चीज़ क्लटर्ड है और क्या चीज़ अनक्लटर्ड है, मतलब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, बहुत भारा नहीं होना चाहिए, ज़रूरत की बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, बिखरी नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अब जैसे टेबल छोटी सी रखी हुई है, या बेड साइड टेबल्स होती है बेडरूम में, अब उसके ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा है, चार्जर्स, वायर्स खुले पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी आईज़ जो है रजिस्टर कर रही है, और उससे आपको विजुअल क्लटर होगा। विजुअली आप वो सारी चीज़ें रजिस्टर कर रहे हो, आपका माइंड देख रहा है कि इतने सारी अनफिनिश्ड चीज़ें मेरे आसपास पड़ी हुई हैं, और उससे मेरा माइंड कंफ्यूज हो रहा है, मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है। ये एक्चुअली मेरे साथ में होता है हमेशा। घर में बेडरूम में इसके ब्लेजर्स इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, मैं संवारती रहती हूँ, ये इधर उधर डालती रहता है, और उसकी वजह से ना मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं परसों इसको बोल रही थी कि ये ना हमें कुछ करना पड़ेगा इसका, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है देखने के बाद में। ऐसे पूरा क्लीन, अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, देखने के बाद में ना टेबल वैसा होता ही नहीं, तो उसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है। बिल्कुल। अभी चलो इसी पॉइंट के ऊपर एक अलग मैं टॉपिक पे ले जाता हूँ कि क्या क्लटर की वजह से कपल्स में डिफरेंसेस या डिस्टेंसेस होना स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ें जो है चिड़चिड़ापन बन जाती हैं, आपस में फैमिली में फ्रिक्शंस हो रहे हैं। अगर जॉइंट फैमिलीज़ है, वहाँ पर अक्सर एल्डरली लोग होते हैं जिनको बहुत सारे आइटम से इमोशनल अटैचमेंट होता है, या फिर उनकी लाइफ की कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है कि शायद उन्होंने बचपन में बहुत अभाव में ज़िंदगी जी हुई है, तो उनके लिए हर एक चीज़ की बहुत वैल्यू है, राइट। आजकल तो हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं, राइट। तो फिर उसमें अगर यंग कपल आया, शादी हुई नई नई, अब बहुत सी अनवांटेड चीज़ है जो कभी कभी ये लोग हटाना चाह रहे हैं, बट एल्डरली लोग उनको लेट गो नहीं करना चाह रहे, फिर आपस में चिड़चिड़ किटकिट होती है, और उन सारी चीज़ों से रिलेशनशिप अफेक्ट होता है। या फिर अगर लेडी घर की, जो आइडली इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि माना जाता है कि भाई एक औरत है तो उसको ही घर की रेख देख करनी है, उसकी ही जिम्मेदारी है कि घर प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो अब वो दिन भर कर रही है हर एक चीज़, मगर आइटम इतने ज़्यादा हैं कि वो कितना करेगी, राइट, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ को रखा हुआ है ज़मानों से। अब वो लेडी भी कितना करेगी, ठीक है। फिर जब वो, और बाकी लोगों को सिस्टम नहीं पता है, बाकी लोगों को नहीं आता कि किस तरह से चीज़ों को वो रखना है, फिर उसमें वो बेचारी हफ्ते का एक दिन अगर वर्किंग है तो वीकेंड निकाल रही है, पूरा कर रही है, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद हर एक चीज़ वापस वैसे ही हो गई, और जब वापस वैसे ही हो गई तो फिर अब ब्लेम गेम शुरू हो गए, और ये कि भाई ये तुमने यहाँ पे नहीं रखा, ये तुमने गीला तौलिया यहाँ डाल दिया ये चीज़ यहाँ पे रखने की जगह थी, अपनी जगह पे वापस नहीं आई, ये चीज़ मिल नहीं रही, और इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस शुरू हो जाते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा और अगली टर्न ले लेती हैं, अल्टीमेटली ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। डीक्लटरिंग रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव करता है? डीक्लटरिंग रिलेशनशिप को इस तरह से इम्प्रूव करता है कि अगर आप एज अ फैमिली टुगेदर आकर इस प्रोसेस को कर रहे हैं, और
ये एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूँगी, और ये बहुत सब घरों में होता है। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन से डेविएशन है, बट मैं वहाँ वापस आऊँगी कि जो पूरा कौनमारी प्रोसेस होता है उसमें ये कहा जाता है कि आप उन्हीं चीज़ों पर डिसीजन लेंगे जिसके आप ओनर हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि वाइफ्स चाहती हैं कि मैं हस्बैंड के बिहाफ पर डिसीजन ले लूँ, और वहीं पर गड़बड़ होती है। वहीं पर अगेन कमिंग बैक टू रिलेशनशिप्स या फ्रिक्शन, कि अगर वो उनकी चीज़ है उनको एम्पावर करिए वो डिसीजन लेने के लिए, रादर देन टेकिंग द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देम कि मेरे पति को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, या मेरी वाइफ या मेरी सास को ये चीज़ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो जिस चीज़ का जो ओनर है वो ही उन चीज़ों को डिसीजन ले। अब किस तरह से रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बेडरूम की ही बात करें, शुरुआत करें, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ साथ में दिन भर की थकान के बाद में भी अनवाइंड करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, मगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट ही इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप ये कैसे चाहोगे। तो लेकिन जब घर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, मे बी आप घर आए, एक अच्छी सी कैंडल जल रही है, मे बी सब कोई अच्छे से फ्लावर्स एक कॉर्नर में रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखकर मेंटली आप रिलैक्स्ड फील करते हो, और आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद आएगा, रादर देन वो घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या चीज़ें कहाँ हैं ये नहीं मिल रही, उन सब में आप नहीं फंसते हो, आप अनवाइंड करते हो। अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप इन सारी चीज़ों से इम्प्रूव होता है। मैं आपको ना हमारा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अनु को कहता हूँ कि अनु मुझे वो चीज़ चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चीज़। इसका हमेशा जवाब यही होता है कि पता नहीं कहाँ रखी है। फिर मैं उसको कहता हूँ, अरे कैसे पता नहीं तुझे कहाँ रखी है, कहीं ना कहीं तो रखी है ना, घर में ढूंढ के दे दे। तो कहती हाँ मैं देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का ही मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे चाहिए थी यहाँ पर स्टूडियो में आयन। अब मैं ये आयन इससे मांग रहा हूँ कम से कम लास्ट 10 एपिसोड से कि मुझे आयन ला के दे दे, मुझे आयन ला के दे दे, बिकॉज मेरे सारे ब्लेजर्स यहाँ पे मैं स्टोर करके रख देता हूँ। फिर फाइनली आज उसने अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स लिए वो आयन सर्च करने के लिए मेरे घर में, जो हमने एक बहुत पहले लाके रखी थी कहीं कॉर्नर में, वो दबी पड़ी थी, एक्स्ट्रा आयन थी, जिस आयन को मैंने पहले बोल के रखा था कि उसको निकाल दो, नहीं यूज़ करेंगे। बट टुक 45 मिनट्स टू जस्ट टू सर्च दैट आयन। मम्मी को पूछ रही है, मुझे पूछ रही है कहाँ रखी थी, बेड के नीचे रखी थी, ये ड्रॉअर में रखी थी, ये कंपार्टमेंट में रखी थी। एंड में हुआ ये ना मैम कि एंड में एक सिचुएशन ऐसी आई, मैंने उसको बोला कि यार हमारा टाइम हो रहा है, अभी हमें जाना पड़ेगा। सो इरिटेशन हो गया 2 मिनट के लिए मुझे। तो ये कैसे डिफरेंस लाता है, देखो छोटी सी चीज़ है लेकिन कितना डिफरेंस होता है उसमें और इम्पैक्ट करता है। सो एक हम लोग रूल क्या थ्योरी बोल सकते हैं, या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको 60 सेकंड्स में नहीं मिल रही, हाँ। इसका मतलब आपको डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे तो हमें 45 मिनट्स देनी है। और सोचिए कि अगर आपकी लाइफ इतनी इजी और स्मूथ हो जाए, हाँ। कि आपको विदाउट अपने माइंड पर स्ट्रेस दिए या सोचे, विद इन 60 सेकेंड्स हर एक चीज़ की जगह मालूम हो, तो आप कितना समय बचाओगे आप अपना। लोग कितना समय वेस्ट कर देते हैं, मतलब देयर आर रिसर्चेस विच हैव शोन। और अब अगर आप अमेरिका में चले जाएं, और अब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आ रहा है, जहाँ पर मैन आवर्स का पैसा होता है, राइट, पर आवर। तो ये प्रॉपर वो हुई कि रिसर्च हुई कि लोग 35 to 40 मिनट्स पर डे लॉस्ट आइटम्स को ढूंढने में निकाल देते हैं। अब आप सोचिए दिन में इतना, वीक में कितना होगा, ईयरली कितना होगा, तो कितने मैन आवर्स, एंड लॉस ऑफ मैन आवर्स इज इक्वल टू लॉस ऑफ मनी। यस, हाँ, दोनों इक्विवेलेंट टू ईच अदर है। मैंने भी ना एक डिसीजन लिया लाइफ में, जब से हमने शूट स्टार्ट किए, वी बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। पहले क्या होता था प्रॉब्लम कि क्या वेयर करे, बाहर जा रहे क्या वेयर करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था। और वो उस वेयरिंग के क्वेश्चन में मैं वार्डरोब के सामने खड़ा रहता था, ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये डिसीजन होता था। फिर उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद मैं कुछ वेयर करके इसको दिखा रहा हूँ, ये ठीक लग रहा है, वो कह रही है नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा है। फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया मेरे लाइफ में कि मैं ब्लैक एंड ब्लैक पहनूंगा और उसके ऊपर ब्लेजर पहनूंगा। तो अब मैक्सिमम 90% 95% एपिसोड्स में मुझे देखो कि ये ब्लैक जीन्स में, ब्लैक टी शर्ट में, उसके ऊपर ब्लेजर मैंने चेंज किया। लेकिन जब से मैंने मैम ये डिसीजन लिया ना, मेरी लाइफ इतनी सिंप्लीफाइड हो गई है ना, जब भी हमें शूट के लिए आना है, यहाँ पे एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए आना है या रियल एस्टेट शूट के लिए जाना है, आई गेट रेडी विद इन 5 मिनट्स। तो आपकी बात पर मुझे एक और केस स्टडी याद आ गई
कि आपने मार्क जकरबर्ग को देखा है, हाँ वो हमेशा ग्रे कलर की टी शर्ट के ऊपर पहनते हैं, भले ही वो टी शर्ट की क्वालिटी, कॉस्टिंग, एवरीथिंग इज टॉप क्लास, मगर वो कलर एक ही उन्होंने रखा है बिकॉज ही इज़ एट सच अ हाई रेप्यूटेड पोजीशन जहाँ पर उनको अपनी कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। वो ये छोटे छोटे डिसीजंस लेने में कि मैं कौन से कलर का कपड़ा पहनूं, अपनी मसल मेमोरी को क्यों वेस्ट करें, रादर उस मसल मेमोरी को ऐसे चीज़ों में लगाएं जहाँ से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, जहाँ से इकोनॉमी को ग्रो करा जा सके, अपने बिजनेस को ग्रो करा जा सके। ट्रू। मार्क जकरबर्ग का स्टोरी मैंने भी पढ़ा था एक्चुअली। अभी आपका और एक सेगमेंट है जहाँ पे आप विमेन एम्पावरमेंट भी करते हो। सो बेसिकली ट्रेन द ट्रेनर वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप इंडिया में अभी आपने सर्टिफिकेशन लिया है, तो ये प्रोसेस क्या होती है? तो ये प्रोसेस ऐसा होता है कि जिन लेडीज़ को, भले ही वो होम मेकर हों या फिर वो अपने करियर ब्रेक के बाद रीस्टार्ट करना चाह रही हों करियर, या फिर जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाह रही हों और उनके अंदर बेसिक स्किल हो, घर को ऑर्गेनाइज कर लेती हों, उन घर थोड़ी क्रिएटिव हों और एक इमोशनल एम्पैथी हो लोगों को समझने की, तो वो ट्रेनिंग लेकर ये एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जहाँ पर उनको कोई कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के कंफर्ट से, अपने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो अपने आप को ट्रेन कर और इस पर्टिकुलर फील्ड में, ग्रोइंग इमर्जिंग एरिया में, इंडस्ट्री में वो अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकती है। और ये पूरी प्रोसेस करने के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग होती है इनकी? सो ये लगभग 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर थ्योरेटिकल एक्सपोजर दिया जाता है अबाउट दिस इंडस्ट्री, कैसे होता है, क्योंकि अपना घर ऑर्गेनाइज करना एक अलग बात है और किसी दूसरे का, और उसमें आपको डिफरेंट हैट्स पहनने पड़ते हैं। कभी आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र बनोगे, कभी आप एक डीक्लटरिंग एक्सपर्ट बनोगे, कभी आपको अपने क्लाइंट को इमोशनली भी सपोर्ट करना पड़ सकता है। तो वो सारी एस्पेक्ट्स पे उनको ट्रेन किया जाता है। फिर क्योंकि आप एक बिज़नेस की तरह उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बिज़नेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सारे एस्पेक्ट्स पे उनको ट्रेन किया जाता है। तो लगभग 3 से 6 महीने का ये प्रोसेस होता है। और एक फीमेल को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसके लिए? सो इस लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। और एक बार आपने वो इन्वेस्टमेंट कर लिया, सीख लिया, तो आप लगभग 6 महीने 7 महीने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर ईजिली वो रिकवर कर सकते हैं। एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट है तो वो मंथली कितना अर्न कर सकता है इससे? सो देखिए, यहाँ पर वैल्यू होती है समय की। तो आप एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट अगर हैं तो आप एनीवेयर बिटवीन 3-3.5 हज़ार रुपए से 5,000 रुपए पर आवर चार्ज कर सकते हैं। और लगभग एक इजीली 6 फिगर इनकम मंथली आप अपने लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में लोगों को सपोर्ट कर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ना। 6 फिगर इनकम अगर कोई क्रिएट कर रहा है और 3,500 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज भी जाते हैं तभी डिपेंड करता है। और ये कहीं पर भी कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं, लखनऊ में कर सकते हैं, बैठ के कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके लिए फिजिकली विजिट करना पड़ता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो आप जिस एरिया में भी हैं आप वो कर सकते हैं। आपने एक बार ट्रेनिंग ले ली तो आप फिजिकल सर्विसेज भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी लोगों को गाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मुंबई में अगर किसी का 3 BHK का घर है तो अप्रोक्सीमेटली डीक्लटरिंग करने के लिए उसको कितना कॉस्ट पड़ेगा? देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, नंबर 2 आपके घर पे कितना सामान है, फिर एरिया कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट आप मान के चलिए कि 70,000 to 80,000 रुपीज़ से एक स्टार्टिंग आपका 3 BHK का पैकेज रहता है। अभी इस पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आते हैं जहाँ पर एक केस स्टडी आपसे सुननी है, जहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लाइफ चेंजिंग इवेंट क्या हुआ डीक्लटरिंग के बाद में। केस स्टडीज़ तो बहुत सारी हैं, बट मैं यहाँ पर एक लेडी की केस स्टडी लेना चाहूँगी। तो उन्होंने हमको अप्रोच किया और हम बेसिक जैसे सर्विस करते हैं वैसे हम इस पूरे प्रोसेस को गो थ्रू कर रहे थे। और ड्यूरिंग द प्रोसेस वो काफ़ी ब्रेक डाउन हो गई और उन्होंने फिर खुद से ये शेयर किया कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गो थ्रू कर रही हैं।
बट वो कहीं ना कहीं से वो करेज नहीं लेके आ रही कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएँ। बट जब उन्होंने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके लगभग 2.5 मंथ्स बाद उन्होंने ये बताया कि आई हैव फाइनली फाइल्ड अ डिवोर्स एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस एंड लिव माई लाइफ सेपरेटली विदाउट माई हस्बैंड। तो उनको कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग, जो हम बोलते हैं ना कि आप वर्ज ऑफ वो अटके हुए हो, आप वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को टॉलरेट कर रहे हो बट उसके बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो करेज आया, वो डिसीजन खुद के लिए ले पाई। और यही एक उनके लिए काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था कि आज वो जो भी कर रही हैं वो खुद के लिए और अपने बेटे के लिए कर रही हैं। एकदम ट्रांसफॉर्मेशन था उनके लिए, और वो भी डिवोर्स का डिसीजन उन्होंने लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी बात थी। तो और एक सेकंड केस स्टडी है, एक CEO थे, उनका काफ़ी टाइम से ये प्लान पोस्टपोन हो रहा था, वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लोकेशन पे लॉन्च करना चाह रहे थे। तो उन्होंने जनरली ऐसे ही अप्रोच किया, नॉट दैट कि उनके माइंड में ये था कि इससे रिलेटेड कुछ होगा। उन्होंने जनरली अप्रोच किया और हमने देखा कि जो उनका वर्क स्टेशन है वो काफ़ी क्लटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड था। तो वहाँ पर हमने उनको उनके फाइल्स, पेपर्स और वर्क डेस्क पूरा क्लियर करवा कर उसको ऑर्गेनाइज करवाया। एंड विद इन 2 or 3 months he mentioned that he has now launched his business globally. तो अगेन इट हैज़ गॉट मतलब ये कोई आप इसको कल्ट नहीं बोल सकते हो, कोई वो नहीं बोल सकते कि ये कोई सुपरस्टिशन या वैसे सिंपल चीज़ थी कि कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में अटके हुए थे, नहीं ले पा रहे थे ये डिसीजन। और जैसे ही उन्होंने अपनी वर्क डेस्क को ऑर्गेनाइज़ किया, उनका फोकस बढ़ा, उनकी क्लैरिटी बढ़ी कि उनको कैसे किस तरह से ये करना है, और वो ये डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाए और उन्होंने बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो आज के इस एपिसोड में डी क्लटरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइफ में, ये हम दोनों समझ पाए। मतलब स्ट्रेस लाइफ में स्ट्रेस कितना इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर, वो भी डी क्लटरिंग की वजह से। रिलेशनशिप वाला पार्ट था। सबसे पहली बात तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी ये सैटरडे संडे को मुझे और अमर को बहुत बड़ा काम आने वाला है घर में, क्योंकि सबसे पहले हम करने वाले हमारे घर की डिक्लटरिंग। और वो डिक्लटरिंग करने के लिए एब्सोल्युटली हम मैम से हेल्प लेने वाले हैं। आपको भी आपके घर का डिक्लटर करना है, एक्चुअली ऑर्गेनाइज करना है, समझना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट आपके डिक्लटरिंग घर, जो क्लटर्ड घर है उसकी वजह से तो नहीं है। हुआ जो आपका घर है कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा होता है, जो आपके इमोशंस है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका जो स्ट्रेस है बॉडी का, इवन आपकी जो हेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके घर से ही जुड़ी होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। और मैम आपको उसमें हेल्प करेंगे रियलाइज करने के लिए और आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो अगर आप आपके घर का डिक्लटरिंग करवाना चाहते हो, नंबर्स मेंशन्ड है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। आपको ये एपिसोड कैसे लगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर एपिसोड। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस आग द फायर शो टुडेज एपिसोड। हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।